मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, आशा करता हूँ कि तुम सभी स्वस्थ और प्रसन्न होगे। आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें काव्य मंजरी के नदी के द्वीप कविता सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय द्वारा लिखित का प्रश्न उत्तर अर्थात दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कराने जा रहा हूँ। इसके पहले भी मैंने इसी कविता के अर्थात नदी के द्वीप अज्ञेय द्वारा जो रचित कविता है का एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कराया था। जो बच्चे वीडियो को देखे होंगे वो तो समझते ही हैं, जो बच्चे वीडियो को नहीं देखे होंगे वे बच्चे फिर से वीडियो को देख लेंगे। मुझे आशा है कि उन्हें भी उस प्रश्न का उत्तर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और वीडियो को देखने के लिए अपना लिंक देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिससे उन्हें सुविधा होगी। तो अब मैं अज्ञेय द्वारा लिखित नदी के द्वीप कविता का दीर्घ उत्तरी प्रश्न तुम्हें पुनः बताने चल रहा हूँ, जो उससे एक कदम आगे है। पहले बच्चे प्रश्न ठीक ढंग से सुने और अपने कॉपी में नोट करें। नदी के द्वीप कविता में अज्ञेय ने व्यक्ति के समाज और परंपरा के पारस्परिक संबंधों का जो विवेचन किया है उसका मूल्यांकन कीजिए। ध्यान देना, एक बार फिर से, नदी के द्वीप शीर्षक कविता में अज्ञेय जी ने व्यक्ति, समाज और परंपरा के पारस्परिक संबंधों का जिस प्रकार से विवेचन किया है उसकी व्याख्या कीजिए। इसी प्रश्न को एक और ढंग से हम लेते हैं। अज्ञेय जी नदी के द्वीप कविता में व्यक्ति की चेतना, सामाजिक चेतना के संबंधों का या अंतर संबंधों का जिस प्रकार से विवेचन किया है उस विवेचन को स्पष्ट कीजिए। तो अब हम चलते हैं इस प्रश्न के उत्तर की तरफ। नदी के द्वीप कविता अज्ञेय द्वारा लिखित एक प्रतीकात्मक कविता है। वे प्रयोगवाद के प्रबल समर्थक हैं। उनकी कविताएं प्रतीकात्मक हैं। उनकी कविताओं में प्रतीकों की झलक स्पष्ट दिखाई देती है और यही प्रतीक उनके कविता में चार चांद लगा देते हैं। प्रस्तुत कविता भी एक अत्यंत प्रसिद्ध प्रतीकात्मक कविता के रूप में मानी जाती है। कवि कहता है कि हमारी स्थिति नदी के द्वीप की तरह से है। हम नहीं कहते हैं कि नदी द्वीप को छोड़कर बह जाए, क्योंकि वह नदी को आकार देती है, नदी को कोण देती है, नदी को गोलाइयाँ देती है। एक बार फिर से देख लो। कवि कहता है या कवि के माध्यम से द्वीप कहता है कि वह नहीं चाहता है कि स्रोतस्विनी नदी उसे छोड़ करके बह जाए या वह नदी से अलग हो जाए, क्योंकि स्रोतस्विनी नदी उसे आकार देती है, प्रकार देती है, उसमें गोलाइयाँ देती है,
उसके तटों या किनारों का निर्माण करती है। नदी द्वीप के अंतर्गत उभार देती है, ऊंचाइयां देती है। उसके द्वीपों में वह एक ऊंचा उठा भाग दिखाती है, वह उसे बालू का किनारा देती है। इसलिए सब ऊंचाइयां, गोलाइयां बालू के किनारे या उसके जितने भी आकार प्रकार हैं वह नदी के द्वारा ही दी गई है। इसलिए कवि कहता है, कवि अपने माध्यम से कहता है कि द्वीप यह नहीं चाहता है कि उसकी माँ नदी उसे छोड़ करके बह जाए। प्रस्तुत कविता में अज्ञेय जी ने व्यक्ति चेतना, सामाजिक चेतना और परंपरा को प्रतीकों के रूप में बांधा है। व्यक्ति चेतना द्वीप का प्रतीक है, परंपरा स्रोतस्विनी या नदी का प्रतीक है, समाज या भूखंड पिता का प्रतीक है। इन प्रतीकों के द्वारा कवि ने स्पष्ट किया है कि इस कविता में नदी परंपरा है, द्वीप व्यक्ति है और विशाल भूखंड समाज बन करके उभरता है। सर्वप्रथम व्यक्ति चेतना की बात करता है कि हम नदी हैं। वह स्वीकार करता है कि नदी ही या नदी के द्वारा ही उसे उसका आकार, प्रकार, संरचना इत्यादि का स्वरूप मिला हुआ है। इस नाते वह उसकी माँ है, अर्थात नदी उसकी माँ है। ध्यान देना, यहाँ पे लिखा हुआ है। इस पंक्ति को जहाँ मैंने बताया वहीं पे तुम जोड़ दोगे और तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में 4 चांद लग जाएगा। माँ है, वह इसी से हम बने हैं, किंतु हम द्वीप हैं, हम धारा नहीं, हम धारा नहीं। तो कवि ने व्यक्ति को परंपरा से जोड़ने के लिए नदी की धारा को प्रतीक के रूप में चित्रित किया है। यद्यपि द्वीप स्वतंत्र है, द्वीप का विचार स्वतंत्र है, उसका जीवन स्वतंत्र है, लेकिन फिर भी वह नदी का पुत्र के रूप में द्वीप माना गया है। इस तरह से उसका अपना विचार होते हुए भी नदी से संबंध रखता है। यद्यपि द्वीपों की संरचना में नदी की धारा का हाथ बहुत होता है। ध्यान देना, द्वीपों की संरचना में नदी की धारा का विशेष महत्व होता है। ध्यान देना, जहाँ पे नदी द्वीप को छोड़ करके आगे बढ़ जाएगी वहाँ पे फिर उस द्वीप का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, द्वीप रहेगा ही नहीं। तो इसलिए तुम कह सकते हो द्वीप का अस्तित्व तभी तक है जब वह अपने चारों तरफ जल से घिरा हुआ है। उसका स्वतंत्र अस्तित्व होते हुए भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वह नहीं चाहता है कि परंपरा रूपी धारा उन्हें बहा करके ले जाए। वह नहीं चाहता है। कौन नहीं चाहता है? द्वीप नहीं चाहता है कि नदी रूपी परंपरा उसे अपने धारा के प्रवाह में बहा करके ले जाए। क्योंकि यदि ऐसा हुआ, ध्यान देना, यदि ऐसा हुआ, क्या हुआ? यदि नदी रेत बन करके मतलब द्वीप को निस्त नाबूद करके उसे रेत बना करके यदि अपने साथ बहा करके ले जाती है, ध्यान देना, तो नदी द्वीप के अस्तित्व को समाप्त कर देती है। इसीलिए द्वीप कहता है कि मैं द्वीप हूँ, मैं धारा नहीं, मैं धारा के साथ बह करके नहीं जा सकता हूँ। क्योंकि यदि वह धारा के साथ बह करके रेत बन करके बह जाएगा
तो द्वीप का संपूर्ण अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। और यदि एक बार अस्तित्व समाप्त हो जाता है तो पुनः उसकी स्थापना नहीं होती है। यहाँ पे द्वीप व्यक्ति का प्रतीक है। व्यक्ति को भी इसी तरह से सोचना चाहिए। यदि व्यक्ति का अस्तित्व एक बार या मान सम्मान समाप्त हो जाता है तो उसका सम्मान पुनः नहीं आ सकता है। इसलिए अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए उसके अपने स्वतंत्र जो विचार हैं उस पर कायम रहना होगा। अपने अपमान को बचाने के लिए, अपने अपमान से सम्मान को बचाए रखने के लिए स्थिर भाव व्यक्ति में आना स्वाभाविक है और उसे रखना ही चाहिए। रेत के रूप में वह अपनी सत्ता को अर्थात द्वीप अपनी सत्ता को नहीं समाप्त करना चाहता है। कवि के अनुसार किंतु हम बहते नहीं, यहाँ पे देखो, किंतु हम बहते नहीं, क्योंकि बहना रेत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, पैर उखड़ेंगे, प्लवन होगा, ढहेंगे, सहेंगे और बढ़ जाएंगे, और फिर हम चूर्ण होकर के भी कभी क्या धार बन सकते हैं। ध्यान देना, जैसे जैसे मैंने भावार्थ में, जैसे मैं प्रश्न के उत्तर में तुमको भावार्थ की तरह से बताते हुए मैं इन पद्य की लाइनों को तुमको बता रहा हूँ, तुम भी उसी तरह से उसमें डाल दोगे 4-4 लाइन या 3-3 लाइन, तो वह तुम्हारे प्रश्न के उत्तर को और भी सुदृढ़ और सुंदर बना देगा। कवि के माध्यम से द्वीप कहता है, द्वीप रूपी व्यक्ति समाज रूपी परंपरा की धारा में, समाज रूपी परंपरा की धारा में बहना नहीं चाहता है। उसका विचार है कि वह पूर्ण होकर के भी कभी धारा नहीं बन सकता है, क्योंकि यदि वह धारा बन करके बह जाएगा तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, उसका पैर उखड़ जाएगा, प्लवन होगा, अर्थात वहाँ से जब द्वीप समाप्त हो जाएगा तो उस स्थान पे पूरा जल ही जल हो जाएगा और इन सबको वह सहेगा, ढहेगा और आगे बढ़ जाएगा। लेकिन फिर पूर्ण होकर के भी वह माने जल से पूर्ण हो जाएगा, जल पूरित हो जाएगा, लेकिन फिर भी वह रेत वहीं का वहीं अगल बगल में रह जाएगा, बह जाएगा, ढह जाएगा, लेकिन वह पूर्ण होकर के भी धारा कभी नहीं बन सकता है। हाँ, इतना जरूर है कि द्वीप के ढहने से, द्वीप की स्थिरता का समाप्त होने से, प्लवन हो जाने से द्वीप के जो रेत कण हैं वह नदी के जल को गंदा कर देगा और उस गंदे जल को या प्रदूषित जल को कोई पीना भी नहीं चाहेगा। यदि पीता भी है तो वह रोग ग्रसित होगा। इसलिए द्वीप कहता है कि वह भले ही द्वीप है लेकिन उसका मान सम्मान उसके स्थिर भाव में है, समर्पण की भावना में है। वह पूर्ण रूप से वहीं रहना चाहता है, नदी की गोद में बैठ करके ही रहना चाहता है, लेकिन वह रेत बन करके बहना नहीं चाहता है, क्योंकि रेत बन करके बहने से उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, वह अनुपयोगी कहलाएगा। इस तरह से इन रूपों से वह बचना चाहता है। ध्यान देना, यहाँ पे बताओगे, यहाँ पे लगा दोगे ये 2 लाइन, रेत बन करके हम सलिल को तनी गदला ही करेंगे, अर्थात रेत बन करके वह जल को, नदी के जल को गंदा ही करेगा, वह अनुपयोगी ही उसे बनाएगा, उसे कोई ग्रहण नहीं करेगा, उस गंदे जल का कोई उपयोग नहीं होगा। इसके अंतिम चरण में कवि का कथन है, या इस प्रकार कवि ने सामाजिक परंपराओं और व्यक्ति के संबंधों को अंतः स्थितियों का वर्णन किया है। ये सामाजिक परंपराएं व्यक्ति को विशिष्टता प्रदान करती है, अर्थात उसे आकार, प्रकार, विचार और जीवन शैली देती है। समाज का अभिन्न अंग, अटूट अंग होते हुए भी व्यक्ति अपनी निजी पहचान और अस्तित्व बनाए रखता है। यदि ये सामाजिक परंपराएं अपनी मर्यादा को खो दें, तो व्यक्ति को अपनी निजी पहचान हो पाना, उसके अस्तित्व का टिक पाना असंभव है। जैसा कि मैंने बताया, नदी परंपरा का प्रतीक है, द्वीप व्यक्ति का प्रतीक है
और भूखंड समाज का प्रतीक है। इस तरह से नदी अपनी परंपरा के द्वारा द्वीप रूपी व्यक्ति को भूखंड रूपी समाज या उसके पिता से मिलाने का कार्य करती है। इस तरह से द्वीप अपने अभिन्न पिता के साथ में अपने संबंध को स्थापित करता है और इस तरह से नदी, द्वीप और भूखंड एक तरह से मिलजुल करके जीवन को यापन करते हैं। मैं से अहम की भावना को यहाँ पे व्यक्त किया गया है, अर्थात मैं का मतलब अकेला होता है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में अकेला नहीं जी सकता है। यदि जीता है तो उसका जीवन खुशहाल नहीं होता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि व्यक्ति अपने जीवन को अकेला जी सके, क्योंकि फिर एक बार बोलेंगे, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहना ही उसका कर्तव्य है। समाज के साथ में अपने संबंध को बना करके रहना यही उसकी उत्तरदायित्व है और इस तरह से समाज में रह करके वह मैं से अहम की तरफ चलता है और अपने मान सम्मान को बचाए रखता है। इस तरह से द्वीप का अस्तित्व बना रहता है। द्वीप का स्थिर भाव होना, द्वीप का समर्पण होना, पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना नदी के प्रति, क्योंकि नदी उसे अपने चारों तरफ से घेरी रहती है और द्वीप ऐसा जैसे लगता है कि एक बालक अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ है, आनंद पा रहा है। ठीक उसी प्रकार से द्वीप भी नदी के बीच में रह करके पुत्रवत वात्सल्य का अनुभव करता है। उसे लगता है कि यह उसका बहुत बड़ा भाग्य है। यह उसका दुर्भाग्य नहीं बल्कि भाग्य है जो नदी की गोद में बैठा हुआ है और लोगों से अपने स्वतंत्र विचार, अपने स्थिर भाव और पूर्ण समर्पण की भावना को व्यक्ति को प्रदान करके अपनी स्थिरता को बनाए रखता है। तो इस तरह से नदी के द्वीप हिंदी के प्रसिद्ध कविता के रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद बासायन द्वारा लिखित इस कविता के दीर्घ उत्तरी प्रश्न का मैंने दूसरा भाग तुम्हें आज दिखाया। आशा करता हूँ कि सभी बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया ही होगा और इस तरह से तुम सभी इस प्रश्न के उत्तर को अपने कॉपी में नोट कर लेना। यहाँ पे मैं एक बात और तुमको बताना चाहता हूँ, चूँकि तुम लोग जानते हो अब तुम लोगों में या तुम लोगों के लिए आईएससी बोर्ड के प्रोजेक्ट का वर्क भी हिंदी में है और 20 नंबर के प्रोजेक्ट होते हैं। इस 20 नंबर के प्रोजेक्ट में जैसा तुम जानते हो कि सब कुछ लिया जाता है, प्रोजेक्ट वर्क भी रहेगा और इस प्रोजेक्ट वर्क के अंतर्गत ये जो तुम्हारे कॉपी हैं, असाइनमेंट जो है तुम्हारा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है और इस असाइनमेंट के द्वारा, इस तुम्हारे किए गए कार्य के द्वारा, चाहे वह क्लास वर्क हो चाहे होमवर्क हो, तुम उसे अच्छी तरह से करोगे। तो इस तरह से आज मैं तुम्हें 2 प्रश्न दीर्घोत्तरी प्रश्न के रूप में बताया हूँ, समझाया हूँ। तुम्हें समझ में आ भी गया होगा और तुम अब इसे अपने कॉपी में नोट कर लेना, चाहे जैसे भी हो उसे सुंदर ढंग से बना करके अपने कॉपी में नोट करना। यह तुम्हारा उत्तरदायित्व और यह तुम्हारा कर्तव्य है। या एक बात मैं तुम्हें और कहना चाहता हूँ कि अब इस साल के सिलेबस में तुम्हारा किसी भी प्रकार का कटौती नहीं होगा, अर्थात जो 2022 में तुम एग्ज़ाम दोगे उसमें पूरे ही सिलेबस रहेंगे तुम्हारे क्लास 11 और क्लास 12, अर्थात चाहे वह काव्य मंजरी का, यहाँ पे देखोगे काव्य मंजरी के ये तुम्हारे 10 पाठ हैं,
साखी, बाल लीला के पद, एक फूल की चाह, आधरती कितना देती, नदी के द्वीप, तुलसीदास के पद, जाग तुझको दूर जाना है, उद्यमी नर, बादल को घिरते देखा है, अंधेरे का दीपक। ये जितने भी लेसन हैं काव्य मंजरी के सभी जो है इंक्लूड रहेंगे। अब इसमें तुमको कोई परिवर्तित या कट होने वाले नहीं हैं। इसलिए अच्छी तरह से जो 11 क्लास में तुम लोग किए हो उसको भी अपने कॉपी में यदि कहीं रफ में लिखे होगे तो कहीं भी लिखे होगे तो उसे एक नई कॉपी बना करके अब तुम अपने में लिख लेना। और जो मैं तुम्हें नियर अबाउट 2-3 लेसन तो मैंने करा दिया, अब तुम इसको भी अच्छे ढंग से अपने कॉपी में नोट करोगे, क्योंकि यह तुम्हारे लिए या अगले साल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही आवश्यक है और इसी के आधार पे तुम्हारे प्रोजेक्ट के नंबर भी मिलेंगे। तो ठीक है, एक बार पुनः मैं तुम्हें धन्यवाद देते हुए अपने इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ।